सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का पार्ट 2। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे जो कि जहाँ हम लोग ने पिछले वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर तक कवर कर लिया था। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शुरुआत करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको पूरा पूरा देख लिया, तभी आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं आपको ऐसे तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा पार्ट्स में, उसके बाद अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट के लिए पर्टिकुलर कोई डाउट है, क्योंकि देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैथ्स में भी होता है बट मैथ्स में मोस्टली सम्स होते हैं। तो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए क्या कर रहा हूँ कि आपके लिए वो जो भी कॉन्सेप्ट है ना उसका एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो डालूंगा और उसको ही फिर पार्ट्स में भी उसको मैं अलग से समझाऊंगा। तो देखिए अगर आपको ये आइडिया सही लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आइडिया कैसा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर असल में होती क्या है। मैटर तो जान चुके कि मैटर क्या होता है। मैटर इज द एनीथिंग दैट हैज स्पेस एंड हैज मास। उसके बाद विच ऑक्यूपाई स्पेस, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो पता है, स्टेट्स ऑफ मैटर भी जान लिया, बहुत कुछ जान चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो दोस्तों अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सिंपली दो ही चीज होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आ जाता हूँ कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। एकदम छोटे से एग्जांपल में आपको बताऊंगा, कुछ ज्यादा आपका टाइम नहीं जाएगा। देखिए फिजिकल चेंज क्या होगा कि एकदम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने एक आइस लिया, उसको आपने हीट दी, तो हीट देने के बाद उसका जो डेंसिटी होगा वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। याद आ रहा है डेंसिटी और वॉल्यूम के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने पहले बात किया हुआ है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स उसका थोड़ा कम हो जाएगा और उसके बाद वो पानी बन जाएगा ना, लिक्विड हो जाएगा। बट वही चीज अगर मैं पानी को फिर से फ्रिज में डाल दूंगा तो फिर से वो बर्फ हो जाएगा। सो क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ, चेंज इन स्टेट हुआ। फिजिकल चेंज में चेंज इन फिजिकल स्टेट हुआ, चेंज इन फिजिकल स्टेट हुआ। आई रिपीट, मैं आपको अभी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बात बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, उसका स्टेट फिर से वापस आ गया। मतलब मैंने क्या नोटिस किया कि फिजिकल चेंज रिवर्स किया जा सकता है। मतलब कि अगर मैंने कुछ चेंज लाया है तो मैं उसको फिर से जो उसका ओरिजिनल जो स्टेट था उस पर उसको मैं ला सकता हूँ। तो चलिए ये तो बात होगी फिजिकल चेंज की। अब केमिकल चेंज क्या होता है, मैं आपको एकदम बेसिक्स लेके जा रहा हूँ। केमिकल चेंज क्या होता है कि समझिए आपने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, लकड़ी के टुकड़े को आपने जलाया और लकड़ी का टुकड़ा है जो वो पूरा पूरा जल के ना राख हो गया। राख पता है ना, एशेस। तो अब आप क्या कर सकते हो ना कि अब आप राख को चाहे कुछ भी कर लो, अब आप उसको लकड़ी में नहीं बदल सकते, मतलब वो इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो चेंज क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। इरिवर्सिबल हो गया, समझ में आ रहा है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखें कि केमिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। बस ये तो हम लोगों ने थोड़ी बेसिक की बात कर ली। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, विच कैन बी मेजर्ड और स्लैश ऑब्जर्व्ड है, मतलब कि विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व। ऑब्जर्व करना अलग बात होती है, मेजर करना अलग बात होती है, ध्यान में रखना। बट आप उसको एक तरीके से भी एक मान सकते हो, विच कैन बी ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंज। ऑब्जर्व की बात करते हैं अभी, हम सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करेंगे, मेजर बाद में करेंगे। तो विच कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। देखिए इस चीज को थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या कि आपको ना उसका जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो उसका स्ट्रक्चर है, जिसका एटम का स्ट्रक्चर है, या तो समझिए H2O का जो मॉलिक्यूल है। देखिए कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एलिमेंट्स का एटम होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके अंदर दो नहीं तो दो से ज्यादा तरीके के एलिमेंट्स का एटम होता है मॉलिक्यूल के अंदर, और एटम खाली एक ही एलिमेंट का एटम होता है, उसके अंदर और कोई भी तरीके का एटम मिक्स नहीं होता। जैसे अगर Fe का एटम होगा तो उसके अंदर Fe का ही एटम होगा। बट अगर H2O का देखिए H2O का जो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल कंपाउंड्स के उस लेवल पे मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड नहीं होता। तो इसमें हाइड्रोजन का भी एटम होगा और ऑक्सीजन का भी एटम होगा, मिक्स करके H2O बना होगा, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये सब बेसिक जान के रखें, अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि यहाँ पे मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अगर समझे H2O को, अगर मुझे H2O को ऑब्जर्व करना है, पानी को ऑब्जर्व करना है, H2O थोड़ा ज्यादा स्टैटिक हो जाता है पर H2O भी बोलेंगे, पानी बोलते रहेंगे बीच बीच में। तो मुझे अगर H2O को ऑब्जर्व करना है तो उसकी अगर मुझे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, उसको ना कुछ भी उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे ना कुछ भी चेंज नहीं ला रहा हूँ। H2O में कुछ भी तब्दीली नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखो। H2O के अंदर मैं कुछ भी तब्दीली नहीं कर रहा हूँ, खाली H2O को ऊपर। मैं सबसे पहले क्या चीज वो की कि वो ब्लू कलर का है, एग्जाम्पल कलर ब्लू कलर का है, उसका कोई भी स्मेल नहीं है। पानी का कोई स्मेल नहीं होता जनरली, कोई भी स्मेल नहीं है और ओडर नहीं है। और उसके बाद मैंने क्या किया ना, उसको ना मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या, देखिए अभी ये H2O है, ये आइस के फॉर्म में भी होता है, लिक्विड वाटर के फॉर्म में भी होता है, और गैस के फॉर्म में, वेपर के वाटर वेपर के फॉर्म में भी होता है। तो देखिए
मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या कि जब आप सॉलिड से किसी चीज को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, जब आप किसी चीज को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो जो एक ऐसा टेम्परेचर में एक पॉइंट आएगा जब वो टेम्परेचर रुक जाएगा और आपका पूरा पूरा जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उस टेम्परेचर के पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आइस हो गया। तो आइस को जब मैंने ये हीट दिया, मैं उसको हीट दिया तो इसका जनरल सी बात है कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, आजू बाजू का टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। और 0 डिग्री पे मैंने क्या नोटिस कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पूरा जो पानी पहले तो 0 डिग्री पे रुक गया, उसके बाद ये जो पूरा का पूरा आइस था ना ये एकदम रुक के ये टेम्परेचर यहाँ पे रुक गया। और उसके बाद ये पूरा का पूरा क्या हुआ, जो भी एनर्जी में दे रहा था आइस को, उससे उसके पूरे के पूरे जो सख्त स्ट्रक्चर मतलब कि जो सॉलिड स्ट्रक्चर था आइस का वो ब्रेक हो गया और वो पानी बन गया, पानी बन गया। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए कि ये पानी हो गया और उसके बाद ये मतलब कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट निकल गया। अब मैंने क्या किया, इस पानी को भी मैंने हीट दिया। अब पानी में मैं क्या नोटिस कि मैंने इसको बहुत ज्यादा हीट दिया, 100 डिग्री सेल्सियस तक मैंने इसको हीट दिया। अब 100 डिग्री पे आने के बाद ना रुक गया, टेम्परेचर रुक गया और जितना भी मैं इसको हीट दिया था ना सब इसके स्ट्रक्चर ने ऑब्जर्व किया, पानी के स्ट्रक्चर ने ऑब्जर्व किया, लिक्विड वाले स्ट्रक्चर ने, और गैस बन गया, वाटर वेपर बन गया। समझ में आ रहा है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब ये कोई लिक्विड गैस में जा रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और जब कोई सॉलिड लिक्विड में आएगा तो वो जो टेम्परेचर का जो पॉइंट आएगा जहाँ पे रुक के सारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में जब कन्वर्ट हो जाएगा तब वो पॉइंट हो जाएगा आपका मेल्टिंग पॉइंट। आई होप इतना। तो ये सब चीज ना मुझे बाहर से दिख गई, मैंने थोड़ा सा बस खाली एक हीट प्रोवाइड किया और दिख गया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज का हिस्सा है। बट मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत लोगों को लगता है कि उसका जो H2O का जो स्ट्रक्चर है ना वो बदलता है। इसमें देखिए कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं बदलता है। आइस के अंदर भी H2 ही रहता है, वाटर के अंदर भी H2 रहता है और वाटर वेपर के अंदर भी H2 ही रहता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई भी चेंजेस हुआ ही नहीं, इसलिए इसको मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसा बोलता हूँ। समझ में? ऐसा मैं कहता हूँ इसको। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ हियर नो रिएक्शन आर रिक्वायर्ड, मतलब कि यहाँ ए रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन है भाई, केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे केमिकल लिख दो। यहाँ हियर नो केमिकल रिएक्शंस आर रिक्वायर्ड टू सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आई होप कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। Chemical properties which is measured / observed with change in chemical composition। chemical composition में ये मतलब कि मॉलिकुलर लेवल पे चेंज कर रहा हूँ, उसका मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। आई रिपीट, बताता हूँ कैसे। अभी H2O मतलब पानी बनने से पहले की कहानी देखते हैं। मेरे पास एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। मेरे पास एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, समझ में? अब देखो क्या करोगे। देखिए 2 हाइड्रोजन लेंगे, 2H प्लस O2 हो जाएगा 2, ये देखिए H2O हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये O2। हाँ, पर 4H प्लस O2 ये बात की बात है, इतना बात बैलेंसिंग पर ही जाते हैं अभी, वो हम लोग का काम नहीं है अभी समझने के लिए। देखिए बात सुनिए, केमिकल प्रॉपर्टीज विच इज मेजर्ड बाय चेंजिंग द, यहाँ पे विच चेंज इन केमिकल कंपोजिशन मतलब कि मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज कर रहा हूँ। देखिए हाइड्रोजन का एटम कुछ ऐसा था, अभी हम लोग एटम स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे। हाइड्रोजन का एटम कुछ ऐसा था, यहाँ पे खाली K शेल था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो तो बात अलग है। और ऑक्सीजन का एटम कुछ ऐसा था, पर जब ये दोनों जुड़ गए तो मुझे ना इनका खुद का एटम बचा ही नहीं, ये दोनों मिलकर ना एक मॉलिक्यूल बना दिए। अब इनका हाइड्रोजन का कुछ बचता नहीं है, ऑक्सीजन का कुछ नहीं बचता, ये दोनों मिलके H2O बना चुके हैं। आई रिपीट, ये दोनों मिलके H2O बना चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि अब तो ये लोग H2O बन गए, अब ना इनका हाइड्रोजन का आइटम बचा है ना इनका ऑक्सीजन का आइटम बचा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था एटम हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वो बदल गया और एक मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पे चेंज आ गया, तो इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं केमिकल चेंज बोलूंगा। जहाँ पे मुझे रिएक्शन करवाना पड़ा, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ता है तो वहाँ पे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसा कुछ भी नहीं है कि केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होता है कि एक सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन मेरा जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, मेरा कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई कार्बन की, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो ये एक प्रॉपर्टी है कार्बन की। ये एक प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है, H2O बनाता है। बस यही सब होता है और कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख के रखा है, बर्निंग ऑफ Mg इन प्रेजेंस ऑफ O2 टू प्रोड्यूस MgO।
देखिए हम लोग जो कुर्सी जलाते हैं ना वो बैगनी शेप की बनी होती है, और जब उसमें हम लोग आग लगाते हैं ना तो देखिए आग ना बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल नहीं होता, ऑक्सीजन चाहिए आग लगाने के लिए। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कि O2 के प्रेजेंस में, क्योंकि O2 होता है ना नॉर्मल एयर पे O2 होता ही है, हम लोग सांस ले पाते हैं उसी वजह से। तो बर्निंग ऑफ Mg इन प्रेजेंस ऑफ O2 टू प्रोड्यूस MgO। अब क्या हो गया कि Mg का जो एटम था वो भी बदल गया, O2 का एटम था वो भी बदल गया, और हम लोग को एक MgO का मॉलिक्यूल मिल गया, एक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल मिल गया। कंपाउंड का सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल, एक एलिमेंट का सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है एक एटम। इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ पे लोग केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ता है ये देखने के लिए कि किसके साथ रिएक्ट करता है, ये बात को समझ के रखिए। तो आई होप कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ चुकी है। अबाउट द मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, यहाँ पे ये भी सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ही हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। देखिए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको जल्दी से खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है ये। देखिए लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, इससे मैंने देखे रखा है। देखिए ध्यान से देखना मैं क्या कहूंगा। देखिए मैंने क्या नोटिस किया कि ये पेन ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं ना तो ये समझिए कि अगर मैं इसको ए पॉइंट दूं और इसको बी पॉइंट दूं, सो ये ए के बी का डिस्टेंस मतलब कि ले लेता है। तो अगर मैं इसको सीधा रखूं तो भी ये डिस्टेंस उतना ही होगा, ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा। मतलब क्या कि हाँ ये लंबा तो है, ये एक लंबा पेन है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, बट कितना लंबा है वो उसको मेजर करना। हाँ इसके अंदर मास तो है, पर कितना मास है, 5 kg मास है कि 5 kg मास है कि 10 kg मास है, ये 1 फीट लंबा है कि 2 फीट लंबा है, या 15 सेंटीमीटर लंबा है। तो मतलब प्रॉपर्टीज तो मैंने देख लिया फिजिकल। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का एक अलग से वीडियो बना के रखा है, जहाँ पे मैंने ऑल डिटेल में सब कुछ चीज समझा के रखे। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या होता है। तो वो तो एक अलग बात हो गई। पर दोस्तों पहले यहाँ पे देखिए, तो मैंने प्रॉपर्टीज को जान लिया कि हाँ ये इसके अंदर मास है, ये लंबा है, बट उसको मेजर भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ ये बॉयल होता है, वाटर बॉयल होता है, पर कितने टेम्परेचर बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर अब मुझे कोई बोलेगा कि चलो वाटर को बॉयल करके दो, तो मैं सीधा गैस को जलाऊंगा और 100 डिग्री सेल्सियस तक का इंतजार करूंगा। अगर मुझे ये नहीं पता होता तो मैं शायद हार मान जाता, 100 डिग्री सेल्सियस के पहले ही हार मान जाता और बोलता कि ये तो बॉयल ही नहीं हो सकता। तो मेजर करना प्रॉपर्टीज को, बॉइलिंग, हाँ आइस मेल्ट होता है, पर कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, तो मैं उसको उतने टाइम तक हीट देता रहूंगा, ऐसी बात होती है। समझ में आ रहा है? तो मेजरिंग प्रॉपर्टीज तो पता चल गया, पर उसको मेजर करना। हाँ एक और बात, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और H2O बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और H2O बनाता है, बट ये मैंने इसको बैलेंस कर दिया, वो अलग बात हो गई। पर ये रिएक्शन कितने टाइम पे होता है, मास की बात होगी, लेंथ की बात होगी, टाइम कितने टाइम पे होता है। उसके बाद प्रेशर भी एक अपना ही प्रॉपर्टी होता है कि प्रेशर देना पड़ता है कभी कभी। फिर हाँ चलिए पानी बन गया, फिर पानी एक क्या है, एक पानी भी तो एक चीज है ना, पानी एक चीज है, पानी भी जगह घेरता है। अगर मैं पानी को एक बाल्टी में डाल दूंगा तो बाल्टी भर जाएगी। तो वो मतलब कि मैंने 15 लीटर पानी लिया तो कितना जगह घेरेगी, 15 लीटर पानी लेगा तो कितना मतलब कि इस बकेट में कितने लेवल पे आएगी। सो ये सब कैलकुलेट करना, ये सब है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, यही है कॉन्सेप्ट में। बट मेजरमेंट करने के लिए तो कुछ तरीके होते हैं ना भाई, ऐसे तो ना मेजर हो जाएगा। अब वो पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दूंगा, उसके बाद यूनिट्स में इसको और तरीके डिस्कस करेंगे। देखिए मेजरमेंट करने का एक तरीका होता है, मेजर्ड बाय अ नंबर फॉलोड बाय इट्स यूनिट्स। बताता हूँ, मैंने कहा कि ये वाटर कितने किलो का, क्योंकि वाटर के अंदर भी मास है तो उसको आप लोग किलो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये इतने किलो का। मैंने लिखा 15 किलो का पानी है जी, 15 किलो का पानी है। 15 क्या है, 15 एक नंबर है, और नंबर ये नंबर है, हाँ भाई, नो डॉट, जहाँ पे डॉट डाले वो नंबर होता है। 15 नंबर हो गया, फॉलोड बाय इट्स यूनिट। केजी क्या है, केजी मास की यूनिट है, समझ में आ रहा है। केजी क्या है, केजी, लगता है पेन भी लगता है खत्म हो गया। चलिए दोस्तों उससे हम लोग को मतलब नहीं है, पर क्या हुआ कि केजी एक मास की यूनिट है। फिर मैंने बोला कि ये पेन लंबा है, कितना लंबा है, ये लंबा है 2 मीटर, ये लंबा है 2 मीटर, 2 MB लिखते हैं इसको, क्योंकि मीटर को M से लिखते हैं हम लोग। सो देखिए मीटर लॉन्ग फॉर्म कर दिया,
तो यहाँ पे दो क्या है, नंबर फॉलोड बाय इट्स यूनिट, फॉलोड बाय मतलब कि नंबर के बाद यूनिट, नंबर के पहले नहीं, मीटर 2 नहीं आएगा, मीटर 2 या M2 नहीं आएगा, ना ही kg 15 आएगा, 15 kg आएगा, ऐसा रूल होता है, ऐसा आपको लिखना पड़ता है, आप उसको पहले ले सकते। सो आई होप कि अभी हम लोग ना इस नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स को ना और तरीके से समझेंगे, पर अभी आप मुझे लगता है कि आपको इतना बेसिक तो आइडिया आ ही गया होगा कि मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझना क्या होगा। जा रहे हैं यूनिट्स के बारे में जानने के लिए, इसके पहले हम लोग जान लिया था कि मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज कैसे करते हैं, उसका जरूरत क्या पड़ता है, क्योंकि देखिए हम लोगने ये तो जान लिया कि प्रॉपर्टीज क्या क्या, फिर उनको मेजर भी तो करना पड़ेगा कि अगर ये है तो कितने मात्रा में, तो ये भी जानना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग जाना कि मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होता है। अब प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए एक चीज होती है, इसका नाम है यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या होता है अभी हम लोग उसको डिटेल में जानेंगे। देखिए मैंने क्या बोला कि ये एक पेन ना, वन पेन एक ना लेंथ का एक यूनिट है, ऐसा भी मानो है, ये होता नहीं है पर ये एक लेंथ का एक यूनिट है। तो मैंने क्या नोटिस किया कि ये जो मेरा छोटा सा पेन है ना, वो भी इसके हाइट के बराबर है, थोड़ा सा बड़ा पर अभी इसको मानो कि ये बराबर है। तो मैं क्या बोला कि ये इसको एक ना, इसको बोलते हैं कि एक वुडन स्टिक बोलते हैं इसको। तो इस वुडन स्टिक का, पेन नहीं बोलेंगे इसको अभी, वुडन स्टिक का भी जो लेंथ है, इस वाले वुडन स्टिक का, ऑरेंज बोल देते हैं, ऑरेंज वुडन स्टिक का भी जो लेंथ है वो 1 पेन है। बट मैंने क्या नोटिस किया कि मैंने ये ना एक बुक ले ली, ये बुक को मैंने क्या नोटिस किया कि ये बुक ना दो पेन के बराबर है। इस बुक का जो हाइट है वो 2 पेन के बराबर है, एक ऐसे, फिर ये यहाँ पे एक मार्क किया और यहाँ पे 2 पेन के बराबर। तो ये बुक का क्या हाइट हो गया, इस बुक का क्या हाइट हो गया, ये 2 पेन के बराबर हो गया, तो इसका ये हाइट है, ऐसा मैंने कंसिडर किया। बट असल में पेन नहीं होता है, असल में लेंथ को मापने के लिए क्या होता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मतलब यही होते हैं यूनिट्स। आपने सबसे पहले एक चीज को देखा, उसके हाइट को आपने एक ऐसा यूनिट बना लिया कि अच्छा अगर बुक का हाइट 2 पेन है, एक पेन का, एक वुडन स्टिक का हाइट 1 पेन है, एक इंसान का हाइट लेट्स से 20 पेन है, तो आपने सबसे पहले एक चीज को लिया, उसको एक सबसे एकदम बेसिक चीज बना दी जो कि सब जानते हैं, जैसे पेन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मैंने इसको एकदम बेसिक चीज बना ली। अब मैं खाली इसके मदद से ही बाकी मेजरमेंट्स कर रहा हूँ, बाकी के लेंथ निकाल रहा हूँ, इस एक चीज को डिसाइड किया, उसके मदद से फिर मैं अलग अलग चीजों के लेंथ निकाल रहा हूँ। बट असल में पेन नहीं होता, असल में होता है मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर और 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। पर ये तो बात हो गई नॉर्मल, ये तो हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो मैं कहता हूं कि 1 किलोमीटर यहां से मेरा रास्ता है, तो ये कितने सेंटीमीटर होगा, ये होगा 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब क्या 1 1 जा 1 ही होगा, 1 2 3 5 जीरो लग जाएंगे, इतने सेंटीमीटर है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू देखिए यूनिट्स, 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख सेंटीमीटर, समझ आ रहा है, 1 लाख सेंटीमीटर, तो ये इतना सेंटीमीटर होता है। मतलब क्या कि मेजर करने का तरीका यही है, मेजर तो मैं लेंथ ही कर रहा हूँ, बट अलग अलग यूनिट्स है। मीटर का वैल्यू अगर लेट्स से 2 मीटर है, तो सेंटीमीटर में 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसा होता है। अभी ऐसे मास को मुझे मेजर करना है, मास क्या होता है, वजन कितना है। देखिए कभी कभी ना हम लोग वेट को ना वजन से कंफ्यूज कर देते हैं कि वजन और वेट, देखिए वेट फोर्स है असल में। अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में देखेंगे तो वेट एक फोर्स होता है, वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपका वेट क्या है, आपका वेट है कि आपको अर्थ कितने देर से अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये आपका वेट हो जाएगा। बट मास का होता है कि आपके अंदर जो भी पार्टिकल है, जो भी मैटर सेल्स है, ब्लड है, तो ये सब के अंदर कितना मास है, वो उनका वजन कितना है, वो होता है मास। तो डोंट कंफ्यूज मास विथ वेट, ये मैंने पहले ही बता दिया था। फिर टाइम पे से मेजर करते हैं, सेकंड से मेजर करते हैं, मिनट से 60 सेकंड इक्वल्स टू 1 मिनट, 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर, ऐसा होता है। तो समझ में आ रहा है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि एकदम बेसिक तरीका हो गया सॉल्व समझने का इस चीज को। तो यहाँ पे मैंने यूनिट का डेफिनेशन क्या लिख रखा है, द आर्बिट्ररीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स। आर्बिट्ररीली मतलब रैंडमली डिसाइडेड, मैंने अभी रैंडमली डिसाइड कर लिया कि 1 पेन के हिसाब से मैं अलग अलग चीजों का हाइट दिखाऊंगा। जैसे बुक का हाइट है 2 पेन, एक इंसान का हाइट है 20 पेन, तो एक मैंने रैंडमली डिसाइड कर लिया। बट इसको तो ये पता है कि ये तो रैंडमली डिसाइड हो गया, पर ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। इसको मैं तो जानता हूँ, जो वीडियो देख रहा है वो जानता है,
बट क्या आपके मम्मी पापा जानते हैं इस बारे में? नहीं, आपके मम्मी पापा नहीं जानते इस बारे में। तो आपको इस बात को समझना होगा कि जो हर एक इंसान जानता है वही ये चीज होते हैं। तो अगर आपको पर देखिए, अभी मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर को पूरी दुनिया जानती है। 1 किलोमीटर कितना होता है, सेंटीमीटर कितना होता है, और मीटर कितना होता है, ग्राम क्या होता है, किलोग्राम होता है, ये पूरी दुनिया जानती है। हर एक इंसान जानता है जो भी इस दुनिया में रहता है। तो वो होते हैं जो सबको पता होते हैं। अभी किसी को पता नहीं है, मैं किसी को बोलूंगा कि मुझे 2 पेन के साइज का एक नोटबुक दे दो, 2 पेन के साइज का, तो दुकान वाला तो मुझे देगा ही नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा कि 2 मीटर का दे दो, 2 मीटर का, या लॉन्ग नोटबुक बोलते हो आप लोग नॉर्मली, पर मैं आपको ऐसे खाली समझा करता हूँ कि 2 मीटर का, तो समझ जाए कि हाँ 2 मीटर इतना होता है, तो इतना इसको लंबा इसको नोटबुक चाहिए। समझ में आ रहा है? मुझे अभी 2 किलोमीटर जाना है, आप ये बोलते हो ना, बोलते कि मुझे 200 पेन्स जाना है, 200 पेन जाना है, कोई समझ नहीं पाता। मुझे 2 किलोमीटर दूर जाना है तो वो एक इंसान समझ लेता। तो मेजर करने के लिए आपको ना एक देखिए, एक आपको चाहिए होती है न्यूमेरिक वैल्यू, एक आपको चाहिए होता है न्यूमेरिक वैल्यू, और एक आपको चाहिए होता है उसका यूनिट, एक उसका यूनिट चाहिए रहता है। वैसे कैसे? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो गया 1 मीटर, तो एक न्यूमेरिक वैल्यू और ये एक उसका यूनिट है। तो इससे इंसान को पता चलेगा कि आपको 2 किलोमीटर जाना है, ये इसका साइज 1 मीटर है, ऐसा ये सब चीजें होती है। आपको कितना टाइम लगेगा वहां तक जाने के लिए, 5 मिनट लगेगा कि 5 घंटे लगेंगे कि 5 सेकंड लगेगा, ये सब बात होता है। आपका वजन, आपका मास कितना है, 50 kg, 60 kg, 70 kg, ये सब उस पर डिपेंड करता है। तो ये सब होता है यूनिट्स। तो चलिए दोस्तों, आपके यूनिट समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आए तो कॉन्सेप्ट देखते हैं। जा रहा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? मतलब देखिए क्या हुआ ना, कि अगर समझे कि आप ना एक गांव में रहते हो, और एक गांव में क्या हुआ कि आप जानते हो, आप क्या करते हो ना कि आप लेंथ को ना सेंटीमीटर में मेजर करते हो, आप सेंटीमीटर में मेजर करते हो, और आपके जो गांव है ना उसमें कोई और जो बंदे लोग हैं वो लोग लेंथ को ना मीटर में मेजर करते हैं। समझो आपको ये एक आपका ए गांव है और आपको बी गांव में जाना है, तो आपने क्या किया कि आपने बोला कि यहाँ से मेरा गांव 100 सेंटीमीटर दूर है, 100 सेंटीमीटर दूर है, ये इतना मेरा ये आपका बी वाला गाँव। बट उस दूसरे वाले ने क्या बोला कि ये तो 1 मीटर दूर है। तो हाँ, समझो कि ये एक ना रिक्शा वाला था, उसको पता ही नहीं कि 100 सेंटीमीटर क्या होता है, उसको तो पता है मीटर क्या होता है। मुझे तो पता है कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, पर समझो कि दुकान को खाली मीटर पता था, उसको सेंटीमीटर के बारे में पता ही नहीं था। तो क्या हुआ, कंफ्यूजन हो गया। तो रिक्शा वाले का क्या हुआ है, रिक्शा वाला ना उसको लेके नहीं जा पाया। तो समझो कि ऐसा क्या किया उन लोग ने फिर, कि उन्होंने क्या देखा कि जो एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, कोई समझो एक गांव है, वहां पे क्या हुआ ना कि जो भी वो पंचायत जो लोग होते हैं, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि यहाँ पे ना अब से जितना मेजरमेंट होगा ना, वो खाली अगर लेंथ की बात होगी तो सेंटीमीटर में मेजर होगा, अगर मास की बात होगी तो खाली ग्राम में मेजर होगा, और टाइम की बात होगी तो खाली सेकंड में मेजर होगा। कि मुझे अगर यहाँ से यहाँ जाने में अगर 20 मिनट लगते हैं, सो 20 × 60 मतलब कितने, 120 सेकेंड्स, 20 × 60, सॉरी 2 6 12, और 1200 सेकेंड्स लगेंगे, खाली इतना होगा। क्योंकि किसी बंदे को मिनट के बारे में नहीं पता है, किसी बंदे को घंटे के बारे में नहीं पता, किसी को सेकंड के बारे में नहीं पता, ऐसा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन। तो अब क्या हुआ कि गांव में जब ऐसा हुआ तो सब लोग ने क्या किया कि जान लिया कि सेंटीमीटर कितना होता है, ग्राम कितना, सेकंड कितना होता है। तो एक गांव के लेवल में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि सबको पता है कि ये सेंटीमीटर क्या होता है, ग्राम क्या होता है, सेकंड कितना होता है। तो सब लोग आराम से जो भी होता है सामान का लेन देन अच्छे से होने लगा, ट्रांसपोर्ट अच्छे से होने लगा, तो वहां पे तो सॉल्व हो गया। बट क्या हुआ, अगर मुझे दूसरे कंट्री में ट्रेड करना है, मुझे समझो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर ट्रेड करना है, तो वहां पे क्या हुआ, देखिए एक जो FPS सिस्टम होता है ना, फुट पाउंड और सेकंड, इस बात को समझिए। अब FPS ना यूरोप में बहुत यूज होता है। मतलब क्या कि यूरोप के जो लोग होंगे ना, इंग्लैंड के लोग होंगे जो, या तो कोई यूरोपियन कोई कंट्री हो गया, सो यूरोपियन कंट्री के अंदर जो जितने भी यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है उसका जितने भी कंट्री होंगी ना, वो सारे ना FPS में डील करते हैं। मतलब कि अगर उनको कुछ 1 फुट लंबा तार मंगाना है, तो उन लोग दूसरे कंट्री को बोले कि मुझे 1 फुट लंबा तार चाहिए यूरोप के अंदर, तो उनको मिल जाएगा। बट ये तो खाली यूरोप की बात हो गई। तो देखो ऐसे ना आप इंडिया में उठो तो इंडिया में MKS बहुत चलता है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। हम लोग दोनों भी चला लेते हैं, सेंटीमीटर भी, क्योंकि हम लोग को इतना नॉलेज है। अभी तो बहुत ज्यादा नॉलेज वो हो गया, पर पहले इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। कोई बंदा खाली MKS के बारे में जानता है, क्योंकि तब तो इतना ज्यादा एजुकेशन स्प्रेड नहीं हुआ था ना, तो कोई बंदा खाली MKS के बारे में जानता था, कोई खाली सीरीज के बारे में जानता था। तो मैं कहाँ पे था कि यूरोपियन कंट्री में खाली FPS चलता था, लेंथ को फुट से मारता। देखिए वो बोलते हैं ना, आप बोलते हो कि मेरा घर इतने स्क्वायर फुट का है, ये इंसान 6 फुट का है, हाइट आप फुट में गिनते हो ना। और आपने WWE में सुना कि वहां पे रेसलर्स का जो वेट है ना, वो पाउंड्स में बताते हैं, पाउंड्स में, और टाइम टू सेकंड में। देखिए टाइम सेकंड हर जगह कॉमन है, तो सेकंड तो चलो वो तो ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है कि इंडिया को ना कोई सामान ना यूरोपियन कंट्री से मंगाना है, इंग्लैंड से कुछ मंगाना है, या कहीं कोई और कंट्री से मंगाना है,
अब इंडिया ने बोला कि मुझे 1000 किलो शुगर दे दो, ऐसा एक स्टोरी इमेजिन करते हैं, 1000 किलो शुगर दे दो। अब यूरोपियन कंट्री को पता नहीं चल रहा है कि शुगर क्या होती है, क्योंकि वो तो वेट को पाउंड में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं हम लोग। तो वहां पे क्या हुआ, कंफ्यूजन हो गया। तो क्या हुआ, ट्रेड ही कैंसिल हो गया। एक स्टोरी है, स्टोरी को समझो, तो ट्रेड ही कैंसिल हो गया। तो इंटरनेशनली क्या हुआ, देखिए गांव के लेवल पे तो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, एक देश के लेवल में उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। मैंने देश में बता दिया, एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मैंने कहा कि देश में बोल दिया कि आप ना अब से पूरा देश ना MKS सिस्टम फॉलो करेगा। हम लोग लेंथ को मीटर में मापेंगे, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में, ऐसे मैंने बोल दिया। बट क्या हुआ ना, अभी आप बाहर के देश को तो नहीं समझा सकते ना, क्योंकि वो तो एक अलग कंट्री होगी, वहां पे कुछ अलग बातें हो गई। तो उसके वजह से क्या हो रही है, इन WWE the weights of the wrestlers are measured in pounds but we Indians don't know about the pounds and thus confusion takes place। तो ऐसे कंफ्यूजन होता था और ट्रेड रुक जाता था। अब ट्रेड रुक गया तो क्या हो रहा है कि कंट्री का रिलेशन में एक दो कंट्रीज के बीच में रिलेशन में अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो वहां से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। तो 1971 में ना एक कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पे क्या डिसाइड हुआ ना कि हम लोग ना एक यूनिट बनाएंगे जो कि यूनिवर्सली फॉलो किया जाएगा। एक ऐसा यूनिट बनाएंगे जो कि यूनिवर्सली फॉलो किया जाएगा, कि मतलब कि ऐसा कोई एक यूनिट जिसको दुनिया भर में लोग जानते हो, ऐसा नहीं कि उसको इंग्लैंड वाला नहीं जानते, उसको इंडिया वाला नहीं जानता, उसको चाइना वाला नहीं जानता, उसको ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं जानता है। हर एक बंदा, हर एक देश उसको जानेगा। और अगर हम लोग को ट्रेड करना होगा तो हम लोग उसी यूनिट के सहारे करेंगे कि मुझे इतना ग्राम चाहिए, तो सामने वाले बंदे को बताओ कि इतना ग्राम, मतलब कि हाँ एक ग्राम तो एक वो होता है। तो चलिए दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे। आपको कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स समझ में आ गया। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है कि आप ना कोई पर्टिकुलर एरिया में खाली इसी चीज से मेजर करते हो। तो दोस्तों, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मतलब क्या है कि आप ना कोई पर्टिकुलर एरिया में गांव पकड़ते हैं, कोई समझो कि ये कोई एरिया है, तो यहाँ पे जितने भी मेजरमेंट्स होंगे ना, वो अगर लेंथ की बात होगी तो खाली सेंटीमीटर में मेजर होगा। अगर मुझे मास मेजर करना है तो मैं उसको खाली ग्राम में मेजर करूंगा, और टाइम की बात है तो मैं खाली सेकंड में मेजर करूंगा। बट इससे कंफ्यूजन होने लगा ना, जो हमने अभी डिस्कस किया कि बाहर देशों में कुछ अलग चल रहा है, हमारे यहाँ कुछ अलग चल रहा है। तो आपने देश के लेवल पे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, पर इंटरनेशनल लेवल पे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। तो इंटरनेशनली ट्रेड करने के लिए हम लोग को कुछ ऐसा ही होना चाहिए जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, इंटरनेशनली नोन हो। तो उसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे SI यूनिट्स की। चलिए दोस्तों, समझने जा रहा है SI यूनिट वाला कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम लोग को समझना कि SI यूनिट क्या है। देखिए, मैंने पहले आपको बताया था कि कैसे कन्फ्यूजन पैदा होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड करने में। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, और देखिए कन्फ्यूजन तो पैदा हो जाता है, साथ ही साथ ना आपने देखो ना तो क्राइम भी से बढ़ रहा था। अगर आपको पता नहीं कि 4 पाउंड कितना होता है, 10 पाउंड कितना होता है, तो आप क्या ना, कोई इंसान आपको बेवकूफ़ बना सकता है। कोई आपको खाली थोड़ा कम वेट का सामान देगा और आपको बोलेगा कि मैंने आपको 10 पाउंड दिया, और आपने अब तो पाउंड के बारे में जानते ही नहीं हो, तो आपने उस पर बिलीव करके आपने ले लिया और आपका लॉस हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से क्राइम भी बढ़ रहा था। तो ये सब पूरे क्राइम और ये पूरे के पूरे इस चीज़ को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा यूनिट बना दिया, एक ऐसा इंटरनेशनल यूनिट बना दिया, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट बना दिया, ताकि जिसको आप सब लोग जानते हो और इसका वैल्यू सब लोगों को पता होता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या इन 1971 में, अभी जल्दी की बात है, तो ये सब सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए ना एक कॉन्फ्रेंस हुई, और उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट डिसाइड किया गया फॉर मेजरिंग ऑल ऑफ दिस लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर जो भी है, दैट इज SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल। SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। मतलब कि देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम, आप इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब कि ये यूनिवर्सली मानी जाएगी। मतलब आप अपने देश में कुछ भी कर रहे हो उससे मतलब नहीं, पर जब इंटरनेशनली अगर एक भारत का बंदा वहां पे जाएगा, तो आप अगर उसको ये सब बातें बोलोगे ना कि मुझे मैं आपको समझाऊंगा, मतलब तो आपको क्राइम नहीं होगा और कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं बताता हूँ क्या। सबसे पहले हम लोग ना ये सब ना बेस क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपके लिए नया हो सकता है, तो मैं इसको आपको बताता हूँ कि ये सब होता क्या है। बट अभी के लिए आपको याद रखना कि ये भी क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटी होती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये सब क्वांटिटी को ना आप मेजर कर सकते हो। मैंने आपसे पूछा कि आप कितने खुश हो, आप कितने दुखी हो, तो आप कुछ नहीं बता पाओगे कि आप ये बोल पाओगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत, तो पर मैंने पूछा कि बहुत दुखी हो पर कितने दुखी हो। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं 4 दुखी हूँ, 5 दुखी हूँ, 7 दुखी हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते ना। आपको वो सब चीज को आप मेजर नहीं कर सकते हो, खाली बोलने के लिए होती है, बातें होती है करने के लिए। बट ये सब देखिए, आपका साइज कितना है, आपका हाइट कितना है, तो आप उसको बताओगे कि मैं 160 सेंटीमीटर का हूँ या कुछ 1 मीटर का हूँ, ऐसा। फिर मास का भी आपका सिमिलर है कि आप कितने किलो के हो, तो आप बोलोगे मैं 60 किलो का हूँ।
टाइम कितना हुआ तो आप वो बता दो कि कितने टाइम में मैं कहाँ पे पहुंचूंगा, ये अभी कितना बज रहा है, तो ये सब आप में टेम्परेचर कितना है आज का, करंट कितना पास हो रहा है, ये तो इन दोनों का भी आप खाली समझ याद रखिए। इसका मैं आपको बाद में मतलब बताऊंगा लुमिनेसेंस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि जो क्वांटिटी को आप लोग मेजर कर सकते हैं, दुखी खुशी, कितना भूख लगा है आपको, आप कितने ज्यादा अभी कूल हो, कितना ज्यादा अभी आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये सब आप मेजर नहीं कर सकते, बट आप यह चीज को कर सकते हैं। बट देखिए फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरीके के होते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और डिराइव क्वांटिटी होती है। पर अभी आपको खाली फंडामेंटल क्वांटिटी समझ के रखिए। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या मतलब कि ना, ये लेंथ किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आपको लेंथ फाइंड करना है। आप सीधा सीधा बता दो कि लेंथ देखिए समझो कि आपको ए और बी का लेंथ फाइंड करना कि ये दोनों कितने दूरी में है। तो आपने क्या किया, आपने एक स्केल लिया और स्केल से मेजर कर लिया, बड़ा स्केल लिया छोटा स्केल लिया, वो वाला बात है, आपने मेजर कर लिया। सिंपल सा प्रोसेस था। आपको बोला कि एक ए पर्सन है, एक ए पर्सन, इसका वेट कितना है, आपने एक मशीन लाया, वेइंग स्केल लाया और आपने बता दिया कि 60 kg का है। चलो ये भी काम हो गया एकदम इजीली। कुछ भी आपने पूछा कि अभी क्या बोलते हैं कि मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आपने क्या किया, एक व्हीकल को बुलाया और आप व्हीकल से खुद गए, आपने लिखा कि मुझे यहाँ पे 60 मिनट्स लग रहे हैं, 60 मिनट्स। तो आपने बता दिया कि चलो यहाँ पे मुझे जाने में 60 मिनट्स लगता है, तो आपने टाइम भी एकदम इजीली कर लिया। टेम्परेचर कितना होता है, आपने फोन निकाला देख लिया, टेम्परेचर आज का है 7 डिग्री सेल्सियस, तो आपने वो एकदम इजीली बता दिया। तो आपको ना कोई बीच में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। यहीं पे मैं आपको पूछता, यहाँ पे मैं आपको पूछता कि आप मुझे बताओ कि मैं इस एक वुडन ब्लॉक है और मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, तो मैं इसको धक्का दे तो मैं इस पर कितना फोर्स लगा रहा हूँ, तो आपको इस वुडन ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन करना पड़ता। मतलब आपको ना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस करना पड़ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि फोर्स ना मेरा ना फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। जो चीज मुझे एकदम आसानी से पता चल जा रही है बिना कुछ मेहनत किए हुए, एकदम सिंपली, जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं। अब देखो, हाँ, फोर्स को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे मास और एक्सेलरेशन निकालना पड़ा। मतलब मुझे दो अलग अलग चीजों की वैल्यू होनी चाहिए तब जाके मुझे फोर्स पता चलेगा। पर मुझे किसी चीज का लेंथ पता करने के लिए कोई भी अलग चीज की पता नहीं होना चाहिए। मुझे खाली लेंथ फाइंड करना, तो मैं लेंथ फाइंड कर लूंगा। बताता हूँ आपको एक और चीज बताता हूँ कि समझे कि मुझे ना किसी चीज का ना एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए एरिया खुद में ना लेंथ पे डिपेंडेंट है। लेंथ आपको ना एरिया पता लगाने के लिए लेंथ का पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है। बट लेंथ को पता लगाने के आपको कुछ और किसी जरूरत नहीं पड़ती, खाली आपको लेंथ पता लगाने के लिए लेंथ का पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है। बट एरिया पता करने के लिए आपको लेंथ का पता लगाना पड़ रहा है। फोर्स को पता करने के लिए आपको उस चीज का मास पता करना पड़ रहा है, वो चीज कितने तरीके से एक्सेलरेट करती है। अभी आपको एक और एग्जांपल दूं, एक होता है स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन, देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, एक तरीके का लेंथ है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। तो स्पीड को लेंथ पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है और टाइम पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो स्पीड खुद कुछ नहीं है, डिस्टेंस और टाइम है, समझ में आ रहा है। पर लेंथ किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, मास किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इस बात को मैं आपको सुना चाह रहा हूँ। ये सारी चीज किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बट ये सब इनको कोई इनके लिए फॉर्मूला लगता है, पर इनके लिए कुछ फॉर्मूला नहीं लगता। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि देखो एरिया के लिए फॉर्मूला लग रहा है, फोर्स के लिए, तो ऐसे क्वांटिटी जिनको पता है के लिए फॉर्मूला लगता हो वो डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं। और ऐसे क्वांटिटी जिनको पता करने के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता, कोई भी फॉर्मूला नहीं आपको यूज करना पड़ रहा है, तो वो होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो आपको ये तो पता चल ही गया होगा, तो मैं आपको इसको रफ कर देता हूँ। अभी आपको क्या करना है ना, जो भी मैंने लिख के दिया इसको याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना याद करने वाली चीज है, इसमें कुछ समझना नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको एब्जॉर्व करना है। तो ये देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए कि आपको ना कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज देके रखे और उनका यूनिट देके रखा है, वो खाली याद कर लो, काम हो जाएगा। मैंने आपको बहुत कुछ लिख के दे दिया पे समझाने के लिए, तो अगर थोड़ा बहुत कुछ गलती से हो जाए तो उसके लिए माफ करना। तो देखिए दोस्तों, लेंथ का सिंबल ऑफ क्वांटिटी, लेंथ का सिंबल होता है एल। लेंथ को आप एल से दिखाते हो, बार बार लेंथ नहीं लिखोगे, आपको सीधा एल लिख दिया तो समझ में आएगा कि ये लेंथ है, इसको लीटर से कंफ्यूज मत करना, लेंथ है। अब इसका देखिए, इसका ऐसा यूनिट मतलब कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट, इंटरनेशनली नोन यूनिट कौन सा है, मीटर है। मीटर में जाके अगर आप दूसरे देश में जाओगे मीटर बोलोगे तो इंसान समझ जाएगा, समझ में, तो मीटर में आप दूसरे देश में जाके बोल सकते हो। तो इसका पर आप बार बार 2 मीटर ऐसे नहीं लिखोगे, आपको इसका भी एक सिंबल होता है। जैसे क्वांटिटी का एक सिंबल है, वैसे उसके यूनिट का भी एक सिंबल होता है। तो मीटर का सिंबल क्या हो गया, एम। इस एम को ना इस मास से कंफ्यूज मत करना, आई रिपीट, इस एम को, ये दोनों एम ही है और एक जैसे दिखते हैं, बट आप इसको अलग समझो। अब मास का क्या हुआ, मास का सिंबल होता है और उसका ऐसा यूनिट जिससे मैं उसको मेजर करता हूँ, उसका वो होता है किलोग्राम में, ग्राम में नहीं, किलोग्राम में। किलोग्राम बोलना पड़ेगा जब बाहर जाओगे तो किलोग्राम होता है। तो किलोग्राम का क्या होगा सिंबल होगा केजी, समझ में आया। टाइम का सिंबल होता है टी, फिर टाइम का यूनिट होता है सेकंड, और सेकंड का सिंबल होता है ऐसे होता है, और कभी कभी आप इसको सेक भी कर देते हो, तो सेक और एस एक ही चीज है, एस भी लिख सकते हो खाली।
वैसे ही टेम्परेचर का जो खुद का सिंबल है, अगर आपको किस कहीं का टेम्परेचर बताना तो आप T इक्वल्स टू 36 डिग्री सेल्सियस या तो 36 डिग्री केल्विन है, इसका ऐसा होता है। सेल्सियस इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है पर इंटरनेशनली नोन केल्विन है। केल्विन कहीं भी जाके बोलोगे तो इंसान पता लगा लेगा कि केल्विन क्या होता है। समझ में आ रहा है? केल्विन को कैसे कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में वो भी बता दूंगा बाद में। अब देखिए दोस्तों, तो मुझे बता, अब देखिए हाँ, लेंथ को कैसे दिखाओगे, L इक्वल्स टू 36 मीटर, मास इक्वल्स टू M इक्वल्स टू 36 kg। समझ में आ रहा है? तो ये सिंबल हो गया दिखाने के लिए क्वांटिटी का, और ये उसका यूनिट का सिंबल हो गया किलोग्राम। असल में ये मीटर है, इसका सिंबल है। असल में केल्विन है पर उसका के सिंबल है। आई रिपीट, समझ में आ रहा है ना? तो केल्विन का ये हो गया, उसका ये सिंबल हो गया। फिर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग दिखाते हैं आई से, वो दिखाना है आई इक्वल्स टू 36 एम्पियर। 36 ऐसे दिखा रहा हूँ खाली एक नंबर सेम रखने के लिए। देखिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू है फॉलोड बाय इट्स यूनिट्स, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, पहले मतलब कि इसी के पहले टाइम में बताया है। सो करंट को ऐसे दिखा दिया और उसके यूनिट को ऐसे दिखा दिया। कभी भी इसको यूनिट में मत कंफ्यूज करना कि ये सब के यूनिट्स है, ये सब इसके सिंबल है। इनका यूनिट ये है और यूनिट का सिंबल ये है। समझ में आया? अभी ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी IV, B छोटा होगा, इसको कंफ्यूज मत करना, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया। IV होता है और ये N है भाई, N है। तो IV होता है इसका सिंबल और इसका यूनिट होता है कैंडेला। देखिए लाइट से कैंडल आपको लाइट देता है तो कैंडल से आप इसको याद रखना कि कैंडेला, और इसको ना आप C और छोटा D से आप इसको, इसका यूनिट होता है 36 कैंडेला। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है। चलिए तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक ग्लास के अंदर आपने पानी रखा है तो उस पानी के अंदर कितने H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ में आ रहा है? तो वो होता है, तो उसका जो देखिए तो समझ N इक्वल्स टू 36 मोल। देखिए इसका यूनिट होता है मोल, पर इसका सिंबल में ई हट जाता है। सो जो खाली एक वर्ड को हटा दिया और इसका यूनिट बना, इसका सिंबल ऑफ यूनिट बना दिया। इसका यूनिट होता है मोल और इसका ऐसा सिंबल का भी प्रोनाउंसिएशन मोल ही होता है, बट इसमें ई हट जाता है, मोल। समझ में आ रहा है? सो आपको चीज समझ में आ गया होगा। कभी भी इसको इसके यूनिट से कंफ्यूज मत करना। यूनिट ये वाला पार्ट है, सिंबल ये वाला पार्ट है। अगर आपको लेंथ दिखाना होगा तो आप ऐसे लिखना, लेंथ इज इक्वल्स टू 5 मीटर। तो ये हो गया आपका सिंबल यूनिट का, ये आपका सिंबल हो गया क्वांटिटी का। इससे आप बताओ कि मैं क्या मेजर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लिखते हैं M इक्वल मास इक्वल्स टू 5 मीटर, तो इंसान समझ नहीं पाता कि मास 5 मीटर कैसे हो सकता है, 5 kg हो सकता है मास। समझ में आ रहा है? तो ऐसे इसको इसलिए हम लोग यूज करते हैं कि मैं क्या दिखा, मैं क्या बता रहा हूँ। अगर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा मास 50 kg है तो मैं ऐसे लिखूंगा ना। अगर मैं लिखता है L इक्वल टू 50 kg तो आप बोलते हैं कि लेंथ तो केजीज में होता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए M 50 kg। समझ में आ रहा है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया बोला चीज। अगर समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस को सब्सक्राइब कर दो। चलो दोस्तों अब आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम लोगों ने पहले का तो देख लिया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। अब देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर और भी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आते हैं। पहले हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे कलर, ऑर्डर ये सब ले लिया था, बट अभी उसको थोड़ा सा ऑर्डर में आते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहला क्या है, मास और वेट, मास एंड वेट। तो देखिए सबसे पहले मास को समझते हैं, उसका वेट को समझेंगे। मास सबसे पहले क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट। पहले जानते हैं कि मास क्या होता है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। देखिए एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, हार्ट होता है, बोन्स होते हैं। तो देखिए ये जो आपका जो मैटर है, सेल्स भी एक मैटर है, आपका जो हार्ट है वो भी एक मैटर है, बोन्स भी एक मैटर है। तो ये सब जो आपके अंदर जो मैटर है वही आपका मास है। तो अगर मैं आपको ये ना मून में लेके चला जाता हूँ तो मून के अंदर भी आपका हार्ट की जगह पे रहने वाला है, आपका बोन्स पे रहने वाला है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ऑलवेज कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा। और मैं आपको बताऊं कि इसको चेंजेबल क्यों बोलते हैं, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको समझिए। तो जो भी आपके अंदर का जो भी मटेरियल था वो कभी भी चेंज नहीं होगा। आपका जो हार्ट है वो वहीं पे रहेगा, चाहे आप मून में चले जाओगे तो वो गायब नहीं हो जाएगा, चाहे आप जुपिटर पे चले जाओगे। अब हमें पता चला कि मास क्या होता है। मास के जो भी हमारे अंदर जो मैटर प्रेजेंट है, मैटर में के अंदर आपका बोन्स आ गया, सेल्स आ गए, हार्ट आ गया, बहुत कुछ आ गया जो भी आपके अंदर है। इसका यूनिट क्या होता है, देखिए इसका ऐसा यूनिट की बात की थी हम लोग ने। ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका केजी होता है, और केजी मतलब किलोग्राम होता है, केजी इसका सिंबल होता है केजी का। समझ में? और मास को हम लोग बेसिकली एम से दिखाते हैं, उसका सिंबल होता है। तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 10 क्यूब ग्राम, 10⁻³ लिखा है। देखिए 10 का क्यूब 1000 होता है, उसी को मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। चलिए मास को समझ में आ गया हम लोग को। अब देखिए वेट को चेंजेबल क्यों बोला जाता है। पहले बात तो देखते हैं कि वेट क्या होता है। देखिए समझिए कि ये एक अर्थ है, अर्थ के अंदर अर्थ, और आप यहाँ पे खड़े हो। अब अर्थ क्या कर रहा है ना, आपके ऊपर ना ग्रेविटेशन, आपको ना नीचे खींच रहा है सेंटर की तरफ, क्योंकि वो आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो ये जितने तेजी से आपको खींच रहा है
तेज से नहीं, जो आपके ऊपर जो फोर्स लगे, जो खींच रहा है, जो आपके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है ये अर्थ, यही आपका वेट है, ये आपका वेट है, ये आपका वेट है। फोर्स तो अर्थ लगा रहा है, फोर्स अर्थ लगा रहा है, फोर्स तो अर्थ लगा रहा है, बट ये जो भी फोर्स है, ये जो फोर्स की जो वैल्यू है, ये जो फोर्स की वैल्यू वही आपका वेट है, ये आपका वेट है। अर्थ लगाता फोर्स है बट वेट आपका निकलता है। समझ में आया? अब मैं आपको इसको चेंजेबल क्यों बोलते हैं, मैं आपको चला गया लेके देखिए जुपिटर का ना, जुपिटर का मास, ये समझे जुपिटर है, जुपिटर का मास ना अर्थ से ज्यादा होता है। जुपिटर का मास ऑफ जुपिटर इज ग्रेटर देन द मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ। तो दोस्तों जब इसका मास बढ़ गया, हम लोग ने 10वीं में बात सीखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कि मास से जो भी दो, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रही है, आप यहाँ पे आप तो मतलब आप इसके ऊपर लगा रहे हो, ये आपके ऊपर लगा रहा है। तो जब अब ये भी एक प्लैनेट है पर इसका मास अर्थ से बढ़ गया, तो इसका मास बढ़ गया। जब इसका मास बढ़ गया तो फोर्स भी बढ़ गया। जब फोर्स बढ़ गया तो आपका वेट भी क्या हो गया, जब फोर्स ही तो आपका वेट है, तो फोर्स बढ़ गया तो मतलब वेट भी बढ़ गया। फोर्स ही तो वेट है, मतलब फोर्स बढ़ गया मतलब वेट बढ़ गया। दोनों अलग अलग बातें नहीं है। वेट इज द फोर्स विद द प्लैनेट और अट्रैक्शन ऑब्जेक्ट, तो वेट बढ़ गया, तो यहाँ पे आपका वेट ज्यादा हो गया। अब मैं आपको मून में लेके चला गया, मून में ऐसे गड्ढे होते हैं, तो मून में लेके चला गया। अब मैंने क्या नोटिस किया कि मून का जो मास है ना, वो जुपिटर से छोटा होता है और अर्थ से भी छोटा होता है। तो जब अर्थ से हम लोग मेन कंपेरिजन करें, क्योंकि हम लोग अर्थ में रहते हैं, तो जब ये इसका मास छोटा हो गया और आप यहाँ पे आ गए, अब आपका मास तो बराबर है, आपका मास तो कांस्टेंट है, बट इसका मास, अब मून तो एक अलग ऑब्जेक्ट होगा ना, तो इसका मास छोटा है। तो जब आप इसका ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करोगे ना, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का कम आएगा। तो फोर्स का कम आ गया तो वेट भी आपका क्या आएगा, कम आएगा। तो जुपिटर में आपका वेट कम था, ज्यादा था, और मून में क्या आपका वेट कम हो गया। ये फर्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि प्लैनेट का मास बदल जा रहा है। अर्थ का मास नॉर्मल था, फिर आप जुपिटर में गए तो मास बढ़ गया, जुपिटर का मास ज्यादा था तो आपका वेट ज्यादा हो गया, क्योंकि वो ज्यादा फोर्स लगा रहा था आपके ऊपर। फिर मून का जो मास था वो कम था, तो वहाँ पे कम फोर्स लगा था, तो आपका वेट भी कम हो गया। तो इसलिए वो चेंज होते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इतना समझ में आ गया, तो लोगों को मास और वेट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो दोस्तों अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज लेंथ के बारे में। देखिए लेंथ भी आप किसी का बाहर से देख सकते हो, चलो इसको भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर लेते हैं। तो लेंथ क्या है? लेंथ क्या है? यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, कोई भी चीज का डिस्टेंस मेजर करने के लेंथ। देखिए आप ना कभी कभी कर सकते हैं कि मेरा हाइट भी क्या एक लेंथ है। देखिए आप भी ना कोई ना एक लेंथ घेरते हो, मतलब अगर आपका मैं वर्टिकली अगर मैं देखूँ ना, तो वर्टिकली आप ना कुछ डिस्टेंस कवर करते हो अपने हाइट के जरिए, तो आपका हाइट भी क्या हो गया, एक तरीके का लेंथ ही हो गया। अगर मैं एक वर्टिकल रोड बनाऊं तो वर्टिकल रोड पे आपका भी तो कोई डिस्टेंस होगा ना, तो उस तरीके से इसको इमेजिन करो। तो चलिए दोस्तों ये तो बात समझ लिया। अब देखिए लेंथ को हम लोग, लेंथ का सिंबल होता है एल होता है, और इसका ऐसा यूनिट हमने देखा मीटर होता है, ऐसा यूनिट मीटर होता है, ऐसा यूनिट। तो इधर इसको बॉक्स बना लो और ये इसका सिंबल होता है। तो चलिए दोस्तों ये तो समझ में आ गया हम लोग को। पर अभी हम लोग बात करें केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में हम लोग लेंथ को कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे फिजिक्स की बात तो अलग होगी, फिजिक्स के लिए तो हम लोग अलग अलग चीजों के लिए लेंथ यूज करते हैं, बट केमिस्ट्री में हम लोग एटॉमिक रेडियस, चैप्टर नंबर 2 पीरियड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लास 10 आपको याद आ रहा होगा। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल टू इट्स न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। मतलब क्या कि न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होगा, जो रेडियस होगा, रेडियस ही होगा ना तरीके का, तो वो होता है हम लोग का एटॉमिक रेडियस। तो ये एक मेजर करने के लिए हम लोग को एक लेंथ की जरूरत पड़ेगी कि कितने लेंथ का है। बॉन्ड लेंथ की होती है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और वेव लेंथ क्या होता है? देखिए 4 वेव बनाए मैंने पे 1 2 3 4, तो देखिए 2 वेव का डिस्टेंस होगा, 2 वेव का वही होगा यहाँ पे वेव लेंथ। ये बराबर ही होता है, ड्राइंग पे मत चाहिए आप। तो वेव लेंथ के लिए भी कि ये 1 सेंटीमीटर छोटा ही होगा, बड़ा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, बट समझे 1 सेंटीमीटर का, तो ये इसका वेव लेंथ। तो ये केमिस्ट्री में ये कुछ बेसिक यूजेस है लेंथ को मेजर करने के। समझ में? फिजिक्स में अलग बात करेंगे और मैथ्स की अलग बात करेंगे, पर केमिस्ट्री में ये इसका यूज है। रिलेशन की बात करेंगे, देखिए 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -9। देखिए कभी भी -9 आ गया तो मतलब क्या है कि 1/10 रेज़ टू +9, और 10 रेज़ टू +9 का मतलब क्या होगा? 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, 9 जीरोस कर दिया, 1 लिखा, उसके बाद 9 जीरोस कर दिया, 9 जीरोस कर दिया। समझ में? 90 नहीं है, 9 जीरोस है। तो ये इसका मतलब होगा। यहाँ पे देखिए पिको, देखिए आपने एक बात ध्यान लो, नेगेटिव में अगर कोई भी नंबर नेगेटिव में है
कोई भी नंबर नेगेटिव में है तो वो नंबर जितना ही छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा। जैसे -3 और -35 में -3 बड़ा है, -1 में और -1000 में -1 बड़ा है। तो देखिए 10⁻⁹ दिया है, 10⁻⁻12 दिया है, तो यहाँ पे -9 है। ये देखिए ये बड़ा लेंथ है। तो मैं क्या नोटिस किया कि 1 नैनोमीटर इज बिगर देन 1 पिकोमीटर। ये मैं खाली बता रहा था यहाँ पे, ये मैं आपको यहाँ पे समझा था। तो 1 पिकोमीटर की वैल्यू क्या है 10⁻⁻12, तो मतलब 1/10⁻+12 अपॉन में चला जाएगा, नीचे चला डिनोमिनेटर के प्लेस में चला जाएगा। और 10⁻12 का मतलब क्या है, 10⁻12 का मतलब कि 1 और 12 जीरो, पूरा 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे लिखा 3 और 3 चार बार 4 3 12। तो इसका उसका क्या हो जाएगा, देखिए अभी आपने इसको सॉल्व किया तो 0 पॉइंट यहाँ पे 9 जीरो आएंगे और 1 आ जाएगा, क्योंकि बात का हाँ तो 9 जीरो आएंगे और 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद 12 जीरो आएंगे और 1 आ जाएगा, तो ये इसका वैल्यू होगा 0.0001। तो ये पिकोमीटर की वैल्यू होगी, 12 जीरो रहेंगे यहाँ पे, और 9 जीरो रहेंगे तो वो नैनोमीटर की वैल्यू हो जाएगी। तो इतना छोटा, हाँ तो 0.0000000001 मीटर इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर। 0.000000000001 मीटर इक्वल्स टू 1 पिकोमीटर। इतना छोटा होता है। तो पिकोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, यूजुअली एटॉमिक रेडियस, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है इसलिए इसको ऐसे मेजर करते हैं। समझ में आया? तो आई होप कि आपको लेंथ का समझ में आया कि केमिस्ट्री में कैसे यूज करना है। अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, talk about the volume which is also a physical property। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके बाद मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ा दूंगा कि वॉल्यूम होता क्या है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि वॉल्यूम क्या होता है, बट सबसे पहले जानते हैं कि वो होता है वॉल्यूम क्या होता है, अभी इसको पहले जानेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप। अब मैं आपको इसको एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा, पहले आप समझ मैं आपको बताता हूँ। देखिए अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड ना एक इजी चीज है, मतलब क्या कि जगह कितना जगह घेर रहा है, कितना जगह घेरा गया है, कितना जगह घेरा गया है या तो ले लिया गया है, कितना जगह घेरा गया है, ले लिया गया है, जो भी है ये तो इसका मतलब है। पर सबसे पहले ये तो जानो कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है। 3D ऑब्जेक्ट आप बोले कि जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि हम लोग को एकदम जिसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, एकदम सही बात है ये। बट सबसे पहले 1 डायमेंशन जानेंगे, फिर 2 डायमेंशन जानेंगे, फिर 3 डायमेंशन जानेंगे। देखिए मैंने ना एक सीधी सी लाइन ड्रॉ की, ये एक लाइन है, सिंपल सी एक लाइन है। ऐसा मानते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है, 1 सेंटीमीटर की एक लाइन है। ये खाली एक लाइन है, एक लाइन दिख रहा है, एक लाइन, कुछ भी नहीं है, इसमें खाली एक लाइन है। तो ये जो एक लाइन 1 लाइन है ना, ये 1 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल। और 1 डायमेंशनल की कोई भी चीज को अगर मुझे 1 डायमेंशनल कोई भी चीज है और उसका मुझे अगर लेंथ मेजर करना है, लेंथ तो उसको मेजर करने के लिए लेंथ ही होता है, मतलब लेंथ ही उसका मेजर करोगे। बताता हूँ इसका मतलब क्या है कि लेंथ मेजर करना है तो लेंथ ही मेजर करोगे, इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको। पहले आपने जाना कि ये एक लाइन 1 डायमेंशनल है। अब मैंने क्या किया ना, ये जो 1 सेंटीमीटर की जो लाइन थी ना, तो से गलत बन रहा है, 2 मिनट रुकिए दोस्तों, थोड़ा कॉपरेट करना है। देखिए इसलिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है 1 सेंटीमीटर की। अब मैंने क्या किया ना कि इस 1 सेंटीमीटर लाइन को ना ऐसे 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 यहाँ तक ना एक्सटेंड कर दिया। मतलब ऐसे था, इसी को ना मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया, ये ऐसे ही था, मैंने इसको ना ऐसे शिफ्ट कर दिया 1 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर का, ये है 1 सेंटीमीटर का, और ये है 1 सेंटीमीटर का, और ऑब्वियसली बात है फिर ये भी 1 सेंटीमीटर का ही होगा। तो ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। 2 डायमेंशनल फिगर बोलो, ऑब्जेक्ट मत बोलो, 2 डायमेंशनल फिगर है, ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल पे आ जाएगा। तो ये 1 डायमेंशनल फिगर था, एक सीधा लाइन, अब ये स्क्वायर हो गया तो ये 2 डायमेंशनल फिगर हो गया। सिमिलरली अगर ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है और उसको मैं 3 सेंटीमीटर से बढ़ाता हूँ, मैं देखो आपको दिखाता हूँ। मैंने 1 सेंटीमीटर लाइन को 1 सेंटीमीटर से बढ़ाया और यहाँ पे आके खड़ा कर दिया। ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है, मैंने इसको 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से बढ़ाया, और यहाँ पे आके भी ये 1 सेंटीमीटर का ही है। मतलब देखिए ये एक लाइन थी, मैंने इसको ना 3 सेंटीमीटर तक ऐसे कर दिया। एक लाइन थी, मैंने इसको 3 सेंटीमीटर तक ऐसे ट्रेस कर दिया। ट्रेस मतलब कैसे गहरा दिया, घसड़ दिया। तो आप ऐसे मन में रहेगा कि यहाँ पे भी एक लाइन है और यहाँ पे भी एक लाइन है 1 सेंटीमीटर की, और जो बीच का जो मैंने जितना डिस्टेंस को ऐसे घसराया उसका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर था।
तो ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर का है, और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर से भी आपने उतना डिस्टेंस कवर किया। तो ये बन गया एक रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन था, परपेंडिकुलर था, रेक्टेंगल बन गया। अब ये भी क्या हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया। 2 डायमेंशनल क्यों हो गया, क्योंकि मैंने ना इसको एक जगह पे रहने नहीं दिया, मैंने इसको 2 जगह कर दिए, 2 जगह कर दिए, तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल बन गया। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब ये 2 डायमेंशनल आपने समझ लिया। अब पर देखिए, इसका आप लेंथ नहीं निकालते हो, लेंथ तो इस लाइन का हो गया ना, ब्रेथ ये हो गया, लेंथ ये हो गया, ब्रेथ ये हो गया। बट आप इसका निकालते क्या, एरिया निकालते हो। लेंथ तो आपने एक लाइन का निकाला, एक लाइन का आप लेंथ निकालते हो, ये ब्रेथ भी क्या है, ब्रेथ भी लेंथ ही है ना। बट अगर मैं पूरे के पूरे स्क्वायर की बात करूं या पूरे के पूरे रेक्टेंगल की बात करूं, तो आप उसका एरिया निकालते हो। अगर टेक्निकली बात करो तो लेंथ का भी, रेक्टेंगल का भी एक लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, बट आप एरिया भी तो निकालते हो ना, तो एरिया की बात कर रहा हूँ। एक लाइन देखिए, ब्रेथ का ये लेंथ है, पर ये लेंथ असल में क्या, एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है, तो लेंथ और ब्रेथ एक लाइन का निकलता है। पर अगर एक रेक्टेंगल की पूरी रेक्टेंगल की बात करूंगा, तो उसका एक एरिया निकलेगा, इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आपको नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक सिंपल टिप भी दूंगा बाद में उसका। तो लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिया, 1 इंटू 3 स्क्वायर सेंटीमीटर ना, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों कर दिया, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा आप प्रोनाउंस करते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 3 हो गया, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि आप यूनिट का भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान रखना। तो मतलब कि यहाँ पे नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर को आप ऐसे भी लिखते हो, स्क्वायर सेंटीमीटर, या तो आप ऐसे भी लिखते हो, मीटर स्क्वायर भी होता है, ऐसे भी किलोमीटर स्क्वायर भी होता होगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात कर ली। अब ये तो आपने 2 डायमेंशनल की बात समझ ली। 3 डायमेंशनल क्या होता है कि एक रेक्टेंगल समझो यहाँ पे है, और इसको ना मैंने ना आगे पुश कर दिया, परपेंडिकुलरली पुश कर दिया, उसको आगे धकेल दिया, मतलब एक तरीके से इसको मैंने रियल फिगर बना दिया। ये देखिए, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। असल में ये तो मैंने एक पेज के अंदर बना दिया, तो ये तो मतलब कि एक व्हाइट बोर्ड के अंदर। पर देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे देखिए इन दोनों का साइड ऐसा है, और ये मतलब कि सेम साइज के, और दोनों परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, ये एक 3D है। अगर मैं खाली इस आउटर कर्व की बात करूंगा, तो ये एक रेक्टेंगल, एक 2 डायमेंशनल फिगर है। अगर मैं खाली इस बाउंड्री की बात करूंगा, इस लाइन की बात करूंगा, तो ये क्या है, एक लेंथ है, एक लाइन है, ये 1 डायमेंशनल है। ये पूरा का पूरा पेज 2 डायमेंशनल है। अगर इस पूरे के पूरे बुक की बात करूंगा, तो ये 3 डायमेंशनल है। ध्यान से देखना, ये लाइन 1 डायमेंशनल है, ये पूरा का पूरा बाहर का जो पेज है ये 2 डायमेंशनल है, और ये पूरा का पूरा बुक 3 डायमेंशनल है। कैसे, यहाँ पे एक ही चीज थी, यहाँ पे अब ये 2 लेंथ बन गया, दो चीज आ गए यहाँ पे। अब एक तीसरी चीज कहां से आई, समझो कि ये ना बेस है, ये एक रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल को मैंने बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा मैंने इसको ना खींच दिया, बाहर निकाल दिया। देखो ना, ये मेरा पहला रेक्टेंगल था, ये मेरा एक रेक्टेंगल था, और मैंने ना इसको ना पुश कर दिया। ये मेरा रेक्टेंगल था, इसको मैंने ना पुश करके ऐसा बना दिया, एक क्यूब का स्ट्रक्चर ले लिया इसने। एक आइस क्यूब देखा है ना आपने, आइस कैसा होता है, आइस क्यूब, ये भी देखिए वैसे ही टाइप का है। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं। तो जैसे इसका एरिया होता है, वैसे इसका ना वॉल्यूम होता है। 3 डायमेंशनल का वॉल्यूम होता है, इसका एरिया होता है। और आपको अवगत होगा कि देखिए 2 डायमेंशनल फिगर्स का पेरीमीटर होता है, और यहाँ पे वही पेरीमीटर का क्या बन जाता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया और एरिया अलग अलग चीजें हैं भाई। एरिया 2 डायमेंशनल फिगर को मेजर करने के लिए होता है, लेंथ टू ब्रेथ करने के लिए होता है, और सरफेस एरिया एक अलग चीज होती है। अब मैं ना आपके इतना बड़ा सिंपल ले लीजिए, मैं कोई और चीज बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अब ना मैं कोई और मस्त चीज बताता हूँ। अब हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर के ऊपर आ चुके हैं। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ये एक 3 डायमेंशनल रेक्टेंगल है। क्या हुआ, समझो ना कि एक खाली ब्लॉक है, और ऊपर ना कुछ नहीं है, बक्से आता है ना, बक्सा ऊपर का खुला होता है ना बक्सा। तो वॉल्यूम क्या होता है, असल में वॉल्यूम क्या है कि वो खाली जो बक्सा है ना, खाली जो बक्सा ऊपर का जो ये जो एम्प्टी पार्ट है ना, ये एम्प्टी पार्ट, यहाँ से अगर आप पानी डालोगे, तो मैं कितना पानी डाल दूं कि ये बक्सा पूरी तरीके से भर जाए, एक कतरा भी बहे भी ना, पानी बहे भी ना, और कोई जगह बचा भी ना रहे। वही होता है वॉल्यूम। ये होता है सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन, ये क्लासिक एक्सप्लेनेशन हो गया। और असल में वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम यही होता है, ऐसी बात नहीं है। वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड।
देखिए देखिए अगर मैं ऐसे एक रेक्टेंगल ना इस ब्लैक बोर्ड पे बनाऊंगा तो रेक्टेंगल तो कुछ जगह नहीं लिया इसने, खाली एक फिगर दिख रहा है हम लोग को एक बोर्ड के ऊपर बना हुआ। बट जब मैंने इसी बोर्ड के अंदर इसको रख दिया, इसको रख दिया, ये भी एक रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड है ये। तो अब क्या हो गया, इसने बोर्ड का जगह तो लिया ही, साथ में हवा में भी कुछ जगह ले लिया। 3 डायमेंशनल रियल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल। तो वॉल्यूम क्या है कि समझो ना कि ये ऊपर का पार्ट ना खाली है, यहां से ना आप इसको भर सकते हो। तो मैं पूरा का पूरा पानी एकदम लेवल से इतना भर दूंगा, पॉसिबल नहीं होता इतना पानी भर पाना क्योंकि वो बहने लगता है, बट मैं इतना भर दूंगा। और ये जितना पानी भर गया ना तो उस पानी का जो वॉल्यूम निकल के आएगा ना, आपको बताता हूँ, सीधा बताता हूँ। ये जितना भी जगह इसने ले लिया ना, यही वॉल्यूम है। यही जो जगह था जो इसने ले लिया, इतना बड़ा सा जगह, हवे में जितना जगह, वही वॉल्यूम होता है। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। इसने जितना भी जगह ले लिया आजू बाजू में, वही होता है वॉल्यूम, और कुछ भी नहीं होता है। पानी वाला एग्जांपल भी सिंपल समझने के लिए। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, यहाँ पे ना 4 बक्से रखे हैं, 3D बक्से हैं, 4 बक्से रखे हैं, और इसी 4 बक्से को मैंने ना ऐसे रख दिया। मैंने क्या किया ना कि इन 4 बक्सों में पानी डाला। 2 मिनट रुकिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। समझिए कि ये 4 ब्लॉक्स हैं, आई रिपीट, ये 4 ब्लॉक्स हैं। इन 4 ब्लॉक्स को जोड़ के ना मैंने ना एक ऐसा ना स्क्वायर वाला फिगर बनाया, और इसमें ना मैंने क्या किया ना, पानी भर गया, पूरा भर गया। और यही 4 ब्लॉक्स लगा के ना मैंने ना एक ऐसा डंडा टाइप बना दिया, एक रॉड टाइप बना दिया। इसमें मैंने पानी भर दिया। आप नोटिस करोगे ना कि जितना पानी आपको इसको भरने में लगा, वही पानी आपको, उतना ही पानी आपको इसको भरने में लगेगा। इसलिए लोग कहते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप। यहाँ पे एक स्क्वायर का था, यहाँ पे एक रॉड टाइप शेप था, एक लंबा टाइप शेप था, बट पानी दोनों को उतना ही लगा। यहाँ पे अगर 5 kg वाटर लगा, उस वजह से मास होता है वाटर के पास, और 5 kg वाटर यहाँ पे भी लगेगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, वॉल्यूम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप। मतलब बताता हूँ मैं आपको, इसका मतलब क्या है, वैसे मैंने प्रूफ किया कि ये जो स्क्वायर टाइप जो जगह जितना घेर रहा है ना एटमॉस्फेयर में, उतना ही जगह ये भी घेर रहा है, बस ये वर्टिकली उतना जगह घेर रहा है और ये हॉरिजॉन्टली उतना जगह घेर रहा है। मैंने आपको क्या बोला था लेंथ के एग्जांपल में कि आपका, अगर आप वर्टिकली एक रोड बनाओगे वर्टिकल, तो आपका हाइट भी एक डिस्टेंस बन जाएगा, एक A to B पॉइंट बन जाएगा। आपके जो पैर के जो उंगलियां रहेंगी आपका A पॉइंट बन जाएगा, आपका जो सर के जो बाल रहेंगे आपका B पॉइंट बन जाएगा। तो वो एक डिस्टेंस बन जाएगा वर्टिकल कर दोगे। तो वही कुछ कॉन्सेप्ट में यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ। कैसे यूज कर रहा हूँ, इसने क्या किया ना, इसने बाजू का जगह नहीं लिया पर वर्टिकल जगह ले लिया। देखें, हाँ आपको इसने ना इतना जगह ले लिया, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में इतना जगह ले लिया। दिख रहा है ना भाई, इतना जगह ले लिया आपने, इतना जगह ले लिया। अब मैंने क्या किया ना, ये आपने कुछ इस समझे कि ये x kg पर क्यूब, x मीटर क्यूब है, x kg पर मीटर क्यूब मास अपॉन, सॉरी यहाँ ये गलत बात है, हाँ सॉरी। इसने इतना कुछ एरिया लिया, इतना कुछ इसने कुछ जगह ऑक्यूपाई किया। एरिया से कंफ्यूज मत करो, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है, इसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। अब मैं अगर इसको वर्टिकली लिख दूंगा तो इसने यहाँ का जगह तो छोड़ दिया, पर इसने ऊपर भी तो जगह ले लिया ना भाई। तो आप पर कैलकुलेट करोगे ना, तो ये वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ये वॉल्यूम, ये बताना चाह रहा हूँ। इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप, ये बताना चाह रहा था। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है इसका मीटर क्यूब। कैसे बताता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है इसका वॉल्यूम का। कैसे, यहां से देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू इट्स हाइट, ये इसका वॉल्यूम निकलेगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं होता तो मैं क्या करता कि इसका वो मैं नहीं लेता। समझ में आ रहा है? देखिए हाइट ना आप यहाँ ये वाला हाइट कंसीडर करोगे, जो ये जो हाइट है ना, ये वाला हाइट मेजर करोगे, ये वाला हाइट नहीं मेजर करोगे, वो तो ब्रेथ ही हो जाएगा। ध्यान से देखना, मैंने वो कंफ्यूज कर दिया यहाँ पे। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अगर यही हाइट होगा तो ये तो इसके इक्वली आएगा ना, क्योंकि इसका दोनों का पॉइंट यही है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वाला हाइट, ये भी कुछ हाइट ही है ना भाई, 1 इंच होगा, 2 इंच होगा, जो भी होगा, तो ये हाइट होगा। अब वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला बन के आता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। इसका मतलब क्या है, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट था। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है भाई, ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, देखिए
अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए स्क्वायर का क्या होता है ना कि अगर 4 सेंटीमीटर का है तो भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4। तो इसका जो लेंथ है ना वो इसके ब्रेथ के इक्वल है। लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ। तो क्या कहते हैं, लेंथ इंटू लेंथ कर दिया तो एल स्क्वायर आ गया। तो इससे बोलते हैं कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। मतलब इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ ही है। साइड स्क्वायर का मतलब भी लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, क्योंकि जब ब्रेथ लेंथ की इक्वल तो एल इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो मतलब किसी भी चीज का एरिया निकाला होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही करेंगे। जब बी का वैल्यू एल ही हो जाएगा तो एल स्क्वायर होगा ना, एल स्क्वायर एच, तो वो होता है। तो मैं आपको ये बता रहा था। तो दोस्तों ध्यान से आप वॉल्यूम को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया। तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, ये एक नया फॉर्मूला होता है। तो समझिए कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगल था, उसका आपने एक 3D ऑब्जेक्ट बनाया। देखिए अगर मैं खाली इसके आउटर कवर की बात, खाली इस पन्ने की बात करूं तो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि देखिए एक पेज के बराबर ही है, ये एक रेक्टेंगल है और ये पूरा एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं खाली इसका एरिया निकाल लूं, फॉर्मूला वही है भाई, खाली मैं आपको एक वहां पे एल इंटू बी के जगह पे मैंने एरिया लगा दिया, हाइट तो वही रखा है। तो यहाँ पे इसका लेंथ, इसका एरिया निकाल लूं, एरिया का मल्टीप्लाई एच से कर दूं, मतलब एल इंटू बी इंटू एच। तो ये कुछ ज्यादा की बुक में नहीं दिया है, पर मैं आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि इसको कोई और का बच्चा भी देख रहा हो तो वो भी समझ जाए कि वॉल्यूम होता क्या। वॉल्यूम में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है और कैसे सबका एरिया निकालते हैं। देखिए अब 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का ना एरिया होता है नहीं, तो खाली लेंथ ही होता है, क्योंकि देखिए अब इस लाइन का लेंथ ही है ना, और कुछ है ही नहीं। अब ये ब्रेथ आ गया तो इसने कुछ इतना जगह घेर लिया, तो एल इंटू बी कर दिया, समझा? ऐसा होता है, एल इंटू बी कर दिया तो इसका पूरा का पूरा एरिया निकल के आ गया। देखिए सरफेस एरिया और परिमीटर का मतलब क्या होता है। देखिए परिमीटर का मतलब क्या होता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं इसको उसका आपको परिमीटर का एरिया मतलब बताता हूँ। पेरीमीटर का देखिए हम वॉल्यूम समझ चुके हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला समझ चुके हैं, पूरे के पूरे स्टेटमेंट को समझ चुके हैं। अब जानते हैं कि पेरीमीटर और सरफेस एरिया क्या होता है। ये भी आपके उसमें नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। ये एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल है, 2D है। हाँ भाई, इसको फिर से 3D मत कर देना। 3D जब मैं 3D दिखाऊंगा तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों ये एक रेक्टेंगल है, तो इसकी आउटर बाउंड्री का जो लेंथ होगा ना वो इसका पेरीमीटर होगा। इसने कितना एरिया कवर किया, ये तो एरिया हो गया। इसने असल में इसने इस बोर्ड में कितना एरिया कवर किया तो उसका एरिया होगा। पर इसकी जो आउटर बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री खाली जो ये जो इसका आउटर बाउंड्री है, ये इसका पेरीमीटर होता है। तो देखिए लेंथ ब्रेथ तो इसका सम होता है बेसिकली, आउटर बाउंड्री इसका सम। सो एल प्लस बी 2L प्लस 2B, ये देखिए फॉर्मूला बन गया। 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला कैसे बनता है। फिर आपने क्या किया, 2 कॉमन लिया, 2 इंटू एल प्लस बी कर दिया। सो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया। वैसे ही 3D ऑब्जेक्ट के लिए ना सरफेस एरिया होता है। मैंने आपको बताया था कि 3D ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, सरफेस एरिया। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। समझिए कि आपने क्या किया ना, एक बॉक्स लेके आए, उसके अंदर ना आइस था। इमेजिन करो, खाली इमेजिनेशन पावर यूज करो। वो आपने एक बॉक्स लेकर उसके अंदर आइस था, तो वो आइस क्या हो गया ना, आइस ने बॉक्स में कुछ जगह घेरा हुआ था, पूरा बॉक्स से भरा हुआ है आइस। एक बहुत बड़ा आइस का क्यूब है, उसने पूरा बॉक्स को भरा हुआ है। तो आइस आपका वॉल्यूम हो गया, और जो बॉक्स है ना, बॉक्स बाहर का बॉक्स, वो आपका सरफेस एरिया हो गया। अब आपको लगा कि ये तो सेम ही बात है, क्योंकि पर देखिए यहाँ पे जो बॉक्स है ना वो सरफेस एरिया हो गया, और जो आइस था वो उसका वॉल्यूम हो गया, क्योंकि आइस ने पूरा का पूरा बॉक्स को भरा हुआ था, एकदम लेवल पे भरा हुआ था, कोई जगह छोड़ी नहीं थी। तो पूरा का पूरा उसका वॉल्यूम हो गया, और उसका बॉक्स था ना बॉक्स वो अब मैं आपको बताता हूँ मतलब क्या है इसका। अभी इसको खाली एज अ रेक्टेंगल देखो। रेक्टेंगल में ये जो इसका आउटर बाउंड्री है, ये इसका पेरीमीटर है रेक्टेंगल का। बट जब मैंने इसको एज अ टेक्स्ट बुक लेना शुरू किया, इसको एज अ 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड लेना शुरू किया, तो इसका सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया बताओ क्या है? इसके पूरा ये समझ में आ रहा है? बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका पूरा कितना साइज है, इसका पूरा का पूरा कितना साइज है, प्लस ये प्लस देखिए इसका प्लस समझ में आया?
इधर कंफ्यूज मत हो, कार्बोनेशन में आया तो आप करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने हम लोग को वॉल्यूम समझना था सम बेसिक कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री के लिए, तो आया हो कि आपने वो तो समझ ही लिया होगा। बाकी वो जो सर्विस था वो हम लोग को नहीं है, तो उसकी कोई भी बात नहीं। अगर आपको कुछ भी समझना हो तो आप पूछ लेना, मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। सो आई होप कि आपको पूरा चीज समझ में आ गया होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। डेंसिटी की ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक होगा। एक कॉन्सेप्ट होगा जो कि हम एकदम इजीली समझ लेंगे कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी देखिए वर्ड बनता है डेंस से। डेंस मतलब क्या होता है? घना। इसको हम लोग हिंदी में घनत्व भी बोलते हैं। घनत्व, घनत्व मतलब क्या? घनत्व मतलब क्या? ये ना है भाई ना। घनत्व मतलब क्या कि पार्टिकल्स आपस में कितने क्लोज है। क्या वो इतने क्लोज है? क्या वो इतने क्लोज है? क्या वो इतने क्लोज है? तो यहाँ पे डेंसिटी हाई, यहाँ पे डेंसिटी क्या थी? हाई थी। यहाँ पे डेंसिटी क्या थी? लो थी। यहाँ पे नेग्लिजिबल थी। नेग्लिजिबल मतलब ना क्या, मतलब बहुत कम, बहुत कम। वेरी लो कह दो, चलो वेरी लो कह दो ना, नेग्लिजिबल। पर ये तो हो गया, ये ना एकदम मतलब कि डेंसिटी का मतलब यही होता है पार्टिकल्स कितने क्लोज हैं। बट चलिए तो अब तो दोस्तों ये तो बेसिक बात हुई कि देखिए पार्टिकल्स आपस में कितना ज्यादा टाइटली पैक्ड है, ज्यादा क्लोज है, वो हमारा डेंसिटी होता है। यहाँ पे डेंसिटी हाई था, मैंने कहा वो यहाँ पे देखिए लो, यहाँ पे था लो और यहाँ पे था वेरी लो। जहाँ पे डेंसिटी यहाँ एक पार्टिकल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इतना ज्यादा दूर है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या है? वेरी लो। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर में भी डेंसिटी की बात की थी। पर देखिए यहाँ पे क्या है? इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन है, इसको भी समझेंगे। पहले आपने जैसा मतलब कि मॉलिक्यूल्स आपस में कितना क्लोज है। समझे कि ये है आइस है, ये आइस का क्यूब है। यहाँ पे ये देखिए, ये एक H2O का मॉलिक्यूल है, ये एक H2O का मॉलिक्यूल है, ये एक H2O का मॉलिक्यूल है, ये H2O का मॉलिक्यूल है, ऐसे ऐसे करके बहुत एकदम टाइटली पैक्ड है। तो आइस की क्या देखिए, आइस एक सॉलिड है, ये तो पता है हम लोग को सॉलिड है। और यहाँ पे क्या है? डेंसिटी क्या है? एकदम हाई है। डेंसिटी यहाँ पे एकदम हाई है। अब यहाँ पे मैं वाटर के पास आ गया। वाटर के पास आया तो मैंने क्या नोटिस किया कि थोड़े से दूर है। उतने पास नहीं है पर उतने ज्यादा दूर भी नहीं है। तो ये लिक्विड है और ये वाटर है, लिक्विड है और ये वाटर है। तो यहाँ पे क्या है? डेंसिटी लो है, डेंसिटी इज लो। पर जब मैंने वाटर वेपर की बात की जहाँ पे वो गैस बन चुका है, ऐसे उड़ रहा है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक इधर है, एक इधर है, तो कितने ज्यादा दूर है। तो यहाँ पे क्या है? वेरी लो। नेग्लिजिबल भी बोलते हैं पर चलिए वेरी लो ही बोल दीजिए यहाँ पे। तो ये डेंसिटी का एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गया। अब टेक्निकल टर्म्स में देखिए, इसको ना आपको एग्जांपल समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए ऐसा यूनिट होता है डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब। केजी और स्लैश मीटर क्यूब, ये स्लैश मतलब डिवीजन के लिए स्टैंड करता है, और सीधे में बात करें तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। केजी का छोटा फॉर्म ग्राम है और मीटर का छोटा फॉर्म सेंटीमीटर है। तो अब इसके टेक्निकल टर्म में बात करते हैं। देखिए मैं आपको ना एक एग्जांपल दूंगा, इससे हम लोग समझेंगे डेंसिटी का एक्चुअली मतलब क्या है। देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे ना ये वाटर है, ये वाटर है। तो सही 2 मिनट रुके दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये वाटर का एक सरफेस है, ये वाटर का एक सरफेस है। यहाँ पे ना अभी ये एक वुडन ब्लॉक है, अभी मैंने इसको डाला नहीं अंदर। एक वुडन ब्लॉक है ये एक हमारा यहाँ पे, और एकदम हल्का सा है। बहुत सारे आपने देखे होंगे वुडन ब्लॉक हल्का होता है। और एक मेटल पिन है, बहुत ही हार्ड मेटल है ये मेटल पिन। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों का मास सेम है, इसका भी मास m है। बोथ हैव सेम मास, दोनों का मास सेम है, ऐसा मैंने आपको कह दिया। अब इन दोनों का मास सेम है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये दोनों ना, यहाँ मैंने इनको ना पानी में डाल दिया, तो आप बताइए कि इसको मैंने पानी में डाल दिया, तो बताइए कौन डूबेगा और कौन फ्लोट करेगा? हु विल फ्लोट एंड हु विल सिंक। तो आपका बहुत लोगों का आंसर देखिए क्या होगा, आप आंसर दे सकते हैं वीडियो को वॉच करके। आपको किसी ने वुडन ब्लॉक बोला, किसी ने मेटल पिन बोला होगा, पर देखिए असल में ना मेटल पिन ना डूब जाएगा, वो ना सिंक हो जाएगा, और ये ना फ्लोट करेगा। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ। देखिए वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम देखिए, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, वुडन ब्लॉक करेंगे ये ज्यादा जगह ले रहा है, और मेटल पिन खाली इतना जगह ले रहा है, ये इतना जगह ले रहा है और ये इतना बड़ा जगह ले रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है कि मास तो सेम है, मास तो सेम है, पर मास के जगह ज्यादा है। मास इतना ही है, बट मास को फैलने की जगह ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे यही जो इसका शेप छोटा है, जो इसका जो वॉल्यूम जो कम है, तो मास है यहाँ पे, बट एक गुच्छे में मास है। देखिए समझिए कि ये मास है, इसी मास को मैंने क्या किया, यहाँ रख दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, और यही मास को मैंने एकदम ऐसे एकदम रख लिया,
तो अभी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं इसको ऐसा, तो दोनों का वेट तो सेम ही आएगा, दोनों का वेट तो सेम ही आएगा, पर जब पानी में बात आएगी ना, पानी में, तो ये वाला फ्लोट कर जाएगा, क्योंकि देखिए ये एकदम गुच्छे में है, तो कंपैरेटिवली ना ये ज्यादा डेंस है। क्यों? क्योंकि देखिए कम यहाँ पे मास कम जगह पे फैला हुआ है, ज्यादा दूर नहीं गया, मास एकदम कम जगह पे फैला हुआ है। यहाँ पे मास स्कैटर हो गया है, मास जो है कुछ मास यहाँ पे है, कुछ मास यहाँ पे, कुछ मास यहाँ पे, कुछ मास यहाँ पे, तो एक वुडन ब्लॉक बन गया। बट मेटल पिन में ये पूरा मास यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे एकदम गुच्छा बन गया, तो ये ना डूब जाएगा कि ये एकदम अचानक से एकदम अंदर चला जाएगा और ये ना फ्लोट कर जाएगा, समझ में? तो डेंसिटी, तो ये क्या है, यहाँ पे मास तो सेम था बट ये लेस डेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना वॉल्यूम ज्यादा है, मास कंपैरेटिवली कम है। यहाँ पे मास ज्यादा है, वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम है। सो मैंने क्या देखा कि मास मतलब सॉरी डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा था यहाँ पे, तो आपका डेंसिटी वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम थी इसकी क्योंकि ये फ्लोट कर गया, इसलिए इसका डेंसिटी कम था। और अगर आपका वॉल्यूम कम होगा, इसका वॉल्यूम कम था, छोटा शेप में था, तो वॉल्यूम अगर कम होगा तो डेंसिटी आपकी ज्यादा होगी, इसलिए डूब गया, इसकी डेंसिटी ज्यादा थी। डेंसिटी का मास दोनों का सेम था पर डेंसिटी दोनों की अलग अलग थी। डेंसिटी इज अ डिफरेंट थिंग। डेंसिटी क्या होता है कि आपका मास कितना ज्यादा फैला है वॉल्यूम के हिसाब से, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि आपने एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास गया, गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कितना मास है। समझिए कि यहाँ पे इस वुडन ब्लॉक में मास उतना था पर स्कैटर्ड, यहाँ पे एक ही गुच्छे में मास था, तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, मास एक साथ आ गए। यहाँ पे मास दूर थे तो मास दूर थे, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, डेंसिटी क्या हो गई, लो हो गई, और यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई, हाई हो गई। आई होप कि मैं आपको समझ में आया होगा क्या कैसे समझाए, तो आई होप आपको डेंसिटी भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करें टेम्परेचर की। तो देखिए टेम्परेचर एक बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, हम लोग ने इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट यहाँ से पहले समझ के रखे हैं, तो टेम्परेचर हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, टेम्परेचर को समझने के सबसे पहले क्या जानते हैं। देखिए बहुत सारे लोग टेम्परेचर को हीट के साथ कंसिडर करते हैं कि टेम्परेचर का मतलब हीट होता है, कि टेम्परेचर मतलब हीट होता है, कि यहाँ पे का टेम्परेचर, पर देखिए इसका मतलब बताता हूँ क्या होता है। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कि इस बात को भी भूल जाओ, कोई ऑब्जेक्ट या कोई जगह कितनी ठंडी या गर्म है, कोई भी जगह ले लो, तो जैसे मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है नॉर्मल टाइम में, यहाँ पे अगर आप नॉर्थ साइड जाओगे तो वहाँ पे बहुत ठंडी रहती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बता रहा है, हीट नहीं बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है कि वो जगह ठंडी है, गर्म है, बस, और कुछ नहीं। टेम्परेचर कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एनर्जी। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट अ टेम्परेचर। मतलब क्या, अगर टेम्परेचर कहीं का ज़्यादा है मतलब वहाँ पे हीट एनर्जी ज़्यादा है, टेम्परेचर कहीं का कम है तो हीट एनर्जी कम है। समझ में आ गया? अब देखिए टेम्परेचर को मेजर करने के तरीके कितने होते हैं, 3 तरीके होते हैं, नॉर्मली जो पता होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस चलता है, बट इसका जो एसआई यूनिट है वो केल्विन में। तो अगर हमको कोई सम सॉल्व करना हुआ कहीं बाहर गए तो केल्विन में बात करेंगे, और इसको केल्विन में कैसे बताना है मैं बताऊंगा। और डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, और ये इधर केल्विन, डिग्री केल्विन नहीं होता, खाली केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस, अब देखिए इसको, ये होगा तरीका, खाली इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। ये डिग्री सेल्सियस में मेजर करता हूँ, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करता हूँ, या तो केल्विन में मेजर करता हूँ। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, आपके फोन में भी डिग्री सेल्सियस में आता होगा, बट ऐसा यूनिट इसका केल्विन है। अब देखिए दोस्तों, इधर समझ में आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट, समझे कि ये मार्कर है, ये कितना, ये ठंडा लग रहा है मुझे छूने पे, तो ये इसका टेम्परेचर कोल्ड है, कोल्ड टेम्परेचर नहीं है। समझे कि ये 7 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर, ठंडा है ना, कम टेम्परेचर मतलब 7 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे यही है, बस यही है। अब देखिए ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये ऐसा होता है। अब ना हम लोग ना रिलेशन की बात करते हैं, जहाँ से आपको ना थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स में फ़ायदा होगा और आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। अब देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इन मल्टीप्लाइड बाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। एग्जाम्पल समझते हैं। आपको कोई भी चीज़, जैसे आज का टेम्परेचर क्या है, आज है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर। अब मुझे ना इसको ना डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगा, 9/5 इंटू 40 डिग्री सेल्सियस मत लिखना, प्लस 32, 1 जा 8 जा 9 इंटू 8 72, 72 प्लस 32 कितना हो गया, 70 प्लस 30 100, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 9/5 आज 35 डिग्री हो गया, प्लस है भाई, प्लस 32, तो 1 जा 7 जा 9 7 63 प्लस 32, तो कितना हो गया 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 35 डिग्री सेल्सियस।
यहाँ पे हमेशा आपको एक 5 का मल्टीपल नहीं मिलेगा, आपको 32 भी मिल सकता है, 33 भी मिल सकता है, 27, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा उसको वैसे ही। अब देखिए दोस्तों, अब बात करें कैल्विन। अब कैल्विन में देखिए डिग्री सेल्सियस को प्लस 273.15, इसको इसका स्क्रीनशॉट लेना इंपॉर्टेंट। अब पहले क्या था 40 डिग्री सेल्सियस था, सो 40 प्लस 273.15, सो 270, तो देखिए इसको प्लस कैसे करोगे, देखो 270 में प्लस करो 40 को तो होगा 310, सो हो जाएगा 313.15। अब मतलब ऐसे होगा, देखिए 273.15 और 40.00, 5 आगे बना गया ऐसे 3 7 4 11 और 3 गए आ गया 313। तो मैंने माइंड में कर लिया, मैं तो कैलकुलेशन फास्ट कर लेता हूँ, पर आपको जिससे जमता है अगर आप फास्ट कर तो फास्ट करना, अगर आपको नहीं होता है तो फिर ऐसे करना। सेकंड एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, इसका आया था 313 केल्विन था भैया, केल्विन 313 केल्विन 0.5, सॉरी 313, रुके दोस्तों, 313.15 केल्विन इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू कितना फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इससे मुझे पता चला कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू, तो यही होता है। अगर आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन निकालना है तो आप पहले फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस को करोगे खाली। अगर आपको पहले आप फ़ारेनहाइट को फाइंड करने के लिए डिग्री सेल्सियस का यूज़ करोगे, सॉरी आपको कोई भी वैल्यू फ़ारेनहाइट में दिया है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद केल्विन में कन्वर्ट करना, उससे आपको वैल्यू मिल जाएगा। अभी उतना ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं इस पर, अभी एक और इस पर देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कौन सा 35 लिया था, 35 प्लस 273.15, तो क्या करोगे यहाँ पे 270 प्लस 30 कितना होता है 308.15 आएगा। चलो इसको नॉर्मली करके देख लेते हैं कि कैसा आता है। देखिए दोस्तों 35.00, तो यहाँ पे तो 5 और 1 ऐसे आ जाएगा 8 3, वही आया वैल्यू। तो ऐसे आप कोई भी वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में दी है तो आप उसको केल्विन में ऐसे निकाल सकते हो, अगर कोई फ़ारेनहाइट पूछा तो ऐसे निकाल सकते हो, समझ में। अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया है और उसका पहले डिग्री में निकालो, डिग्री में निकालने के बाद केल्विन में निकालो। अच्छा डिग्री में कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, वो मैं आपको बाद में कोई वीडियो में दिखा दूंगा। बट अभी आपका मेन यहाँ पे क्या था कि टेम्परेचर को जाना था, तो टेम्परेचर को जान लिया और दोनों का डिसीजन हम लोग ने निकाल लिया कि 9.5 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फ़ारेनहाइट के लिए फ़ारेनहाइट का वैल्यू फाइंड करना है, और केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो ये आप इसको याद कर लेना और इसको थोड़ा बहुत और सॉल्व करना, थोड़ा बहुत और एग्जाम्पल ले लेना। अब से दोस्तों आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, और इस चैनल को लाइक कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है क्लास 10, 11, 12 और इवन 9th और 8th का भी साइंस और मैथ्स, क्योंकि मैं बीच में बेसिक से भी वीडियो डालता रहता हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक कर दीजिए।